नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका फिर अपने एग्ज़ाम का गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि हम लोग विज्ञान के SCERT की बुक्स को कंप्लीट करेंगे, तो कल मैंने आपको पर्यावरण क्लास 5 का पर्यावरण कंप्लीट कर दिया था, जिसके 2 वीडियो आपके सामने आए होंगे। आज के लिए विज्ञान क्लास 6 की साइंस बुक उसको हम लोग पूरा करेंगे। और चूँकि क्लास 6 के बुक्स में जो साइंस का है, साइंस में टोटल 18 चैप्टर हैं। ओके, 18 चैप्टर हैं, काफ़ी लेंदी है। बुक को मैंने पढ़ा और उसमें से जो भी मुख्य तथ्य मुझे लगे उसको मैंने पॉइंट आउट किया है और आपके सामने है। तो क्लास 6 क्लास 5 में केवल आपके जो मतलब की चीज़ थी वो पर्यावरण का बुक था, उसमें और कोई बुक आपके मतलब की नहीं है। क्लास 6 में 3 से 4 बुक हैं जो आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला है आपका साइंस। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला चैप्टर इसमें है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। भोजन कहाँ से आता है, ये बच्चों से प्रश्न किया गया है इसमें। तो भोजन कहाँ से आता है, तो उसमें बताया गया है कि तने, पत्तियाँ, जड़, इस तरीके से जो उसके भाग होते हैं पौधे के, उससे बात की गई। बीज, तो उसमें जो महत्व मुझे लगा ये चीज़ की तना, पत्ती, जड़, बीज, किस किस पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं वो है। तो तने में हम लोग चना, सरसों, बथुआ, मेथी, इन सब के हम लोग साग खाते हैं। साग मतलब सब्जी होती है, चना का साग होता है, सरसों का साग होता है, ठीक। और इसके हम बीज भी खाते हैं, चना सरसों के, ठीक। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके हम 2-3 चीज़ें खाते हैं, किसी का एक चीज़ खाते हैं। तो ऐसे ही पत्ती में, हाँ, तना पत्ती दोनों एक है, ठीक। तना और पत्ती, तो तना पत्ती से हम लोग जो है चना, सरसों, बथुआ ही खाते हैं। जड़ में हम लोग मूली और गाजर, इसकी जड़ खाते हैं, ठीक। बीज में मैंने बताया चना हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली का बीज खाते हैं, ओके। सोयाबीन हो गया, तो इस तरीके से तना, जड़, बीज, ओके। ऐसे ही एक बात की है शहद की। शहद मधुमक्खियों द्वारा किसी फूल पर बैठकर उसके फूल के मकरंद को जब मधुमक्खी अपने पेट के अंदर करती हैं, उसका जब पाचन करती हैं, तो उसके मधुमक्खी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके माध्यम से वो हमको जो है शहद की प्राप्ति होती है, ठीक। तो शहद की प्राप्ति होती है। और क्या था इसमें है, ठीक। इसमें पहले चैप्टर में इतना ही है। पहले चैप्टर में भोजन कहाँ से आता है, तना से आता है, पत्ती, जड़, बीज, ये शहद, इस तरीके से पहला चैप्टर कंप्लीट है। दूसरा चैप्टर भोजन में क्या क्या आता है। मतलब जैसे पहला था भोजन कहाँ से आता है, अब इसमें भोजन क्या क्या है, ठीक। भोजन में क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले बात की भोजन हमारे लिए एक
पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। पोषक तत्व, इस पोषक तत्व से हमको मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, तो वो हमको अपने पोषक तत्व से आता है। अच्छा, पोषक तत्व में क्या होता है? पोषक तत्व में क्या होता है? पोषक तत्व में होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक, विटामिन, कुछ खनिज लवण होते हैं और कुछ हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स, ठीक, मतलब कि रेशे, जिन भोजन में जैसे अंकुरित बीज हो गया, तो अंकुरित बीज रेशे, ठीक। तो पोषक तत्व में ये सब आते हैं। उसके बाद हम किसी भी पोषक मतलब किसी भी भोजन में किसकी मात्रा कितनी है और कौन कौन से उसमें तत्व हैं, हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, उस चैप्टर में बताया गया है। तो उसमें कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, अगर हमको किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का पता करना है कि वो उसमें है कि नहीं है, जांच करनी है अपने स्तर पर, ठीक। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार से ये स्टार्च होता है, स्टार्च, जिसको आप मंड भी बोलते हैं ये, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए हमको परीक्षण करना होता है। अगर हम किसी भी भोजन में आयोडीन टिंचर मतलब कि नमक जो होता है, इसको अगर मिला दें, इसमें कुछ बूंदें इसकी डाल दें या कुछ इसमें डाल दें, अगर हमको उस पदार्थ में नीला या काला रंग मिलता है, तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। ऐसे ही प्रोटीन, ऐसे ही किस चीज़ का है, प्रोटीन का। प्रोटीन की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोटीन की जांच करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कुछ कॉपर सल्फेट और कुछ 8-10 बूंदें कास्टिक सोडा का डालेंगे, तो वो बैगनी रंग का दिखाई देगा। कैसा? बैगनी। तो अगर उस भोजन में बैगनी रंग आता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन भी उपस्थित है। ओके। वसा की जांच करने के लिए वसा की जांच करने के लिए हम, ये तो नॉर्मल सी बात है, वसा मतलब होता है तेल, सीधी सी बात है। तेल किसी कागज़ पर अगर पकौड़ी निकालिए और पकौड़ी में अगर तेल है तो वो तेल कागज़ पर लिपट जाता है, तो आप तो सामने देख सकते हैं, उसके लिए कोई आपको कास्टिक सोडा, सल्फेट, आयोडीन की आवश्यकता नहीं है, बस सामने तेल, तो आप पता कर सकते हैं इसमें वसा है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ऊर्जा के प्रमुख, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राथमिक चीज़ें हैं हमारे लिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जिसमें अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमको मिलता है वसा में। वसा की कैलोरी, ऊर्जा की जो मापन की इकाई होती है कैलोरी, तो वसा में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। उसके बाद तो वसा और कार्बोहाइड्रेट ये हमको क्या देती हैं? ऊर्जा प्रदान करती हैं, ठीक। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, फाइबर, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनका अलग अलग कार्य है हमारी बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको देती हैं एनर्जी, ठीक। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ में, किसमें? ग्रोथ में, शरीर की वृद्धि में बहुत सहायक है प्रोटीन। ओके। विटामिन क्या करता है? विटामिन जो हमारे अंदर रोग होते हैं, रोगों से रक्षा करता है, मतलब कि हमको स्वस्थ रखता है, ठीक। विटामिन रोगों से रक्षा करते हैं हमारा। खनिज, लवण और फाइबर, देखिए फाइबर हमको कुछ देते नहीं हैं, फाइबर सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई भी चीज़ हमारे अंदर
डाइजेशन होती है, डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, पाचन जिसे बोलते हैं, तो पाचन की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें बाधित हो जाती हैं, तो उस केस में फाइबर उसको पचाने का काम करता है, कुल मिला के अच्छे से पाचन करता है। तो ये फाइबर आपका पाचन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम हो गया ना, कैल्शियम, आयोडीन मतलब कि नमक, और फास्फोरस, तो ये सब चीज़ें आपको खनिज से मिलती है, खनिज लवण से। आयोडीन अगर आप उचित मात्रा में नहीं लेंगे, एक संतुलित अनुपात में ही लेंगे, तो एक बीमारी होती है, घेंघा रोग बोलते हैं, गाइटर बोलते हैं, तो वो हो जाता है, क्योंकि गले की जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है और दिक्कत होती है। कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कैल्शियम नहीं लेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, आदमी गिर सकता है, मुलायम हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों में हड्डी कमज़ोर होती है तो वो लोग चल नहीं पाते सही से ना। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबका अपना अलग अलग महत्व है जो आपने जाना, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब चूँकि विटामिन, इसमें एक विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और बी में आपका होता है कॉम्प्लेक्स मतलब कि बी की ही सब कैटेगरी हैं, B1, B2, B3 से B12। तो ऐसा इतना कुछ इसमें इस बुक में नहीं दिया गया है, इसमें नॉर्मल ABCD की बात की गई है। तो विटामिन ए जो होता है, इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। पालक हो गया, मेथी हो गया, हाँ, केला हो गया, तो इसमें लौह तत्व पाता है। चूँकि विटामिन ए अगर हमको सही से प्राप्ति नहीं होती है तो हमको एक कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको आप रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी, रात की औंधी, मतलब कि रात में कम दिखाई देता है, और अगर बहुत कम मात्रा ए की हो जाती है तो व्यक्ति अंधा भी हो जाता है, तो विटामिन ए की जो कमी से जो रोग होते हैं वो विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है। विटामिन बी से आपको बेरी होता है। बेरी क्या होता है? बेरी में आपको जो है, इसमें है नहीं है तो ठीक, बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है, हम लोगों के ध्यान नहीं आ रहा मुझे। विटामिन सी चूँकि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, तो खट्टे पदार्थों में इसलिए विटामिन सी में से की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है, स्कर्वी में चूँकि ये चीज़ें इसे पॉइंट आउट नहीं की है, इसलिए मेरे दिमाग से नहीं आ रहा है बेरी क्या होता है। स्कर्वी में जो मसूड़ों से खून निकलता है, आपने देखा होगा बहुत लोगों के मसूड़ों से खून निकलने लगता है, तो स्कर्वी से वो उसका एक रोग हो जाता है। विटामिन डी हड्डी के लिए होता है, हड्डी के लिए अगर इसकी कमी होती है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक। तो इसको जो बोलते हैं विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है, इसमें रक्त अल्पता की बीमारी होती है, रक्त अल्पता ना, रक्त अल्पता। विटामिन डी हड्डी के लिए ही होता है और इससे बीमारी होती है रिकेट्स। देखिए, जब दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं तो तुरंत रिकॉल करने में दिक्कत होती है। तो विटामिन डी रिकेट्स की कमी से, रिकेट्स एक रोग होता है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं लोगों की, कुल मिला के कैल्शियम की कमी हो जाती है।
विटामिन डी हमको जो है का जो प्रमुख सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 के बारे में बात किया गया है। उसके बाद चूँकि कुछ चीज़ें मैं इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहा हूँ और तो वो चीज़ें जो आ जाती हैं तो दिमाग से वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद आप आगे देखिए, क्योंकि फाइबर मैं आपको बता ही चुका हूँ, फाइबर पाचन में सहायता करता है। जैसे अंकुरित भोजन हो गया, चना हो गया, तो वो सब फाइबर में काम होता है। एक इसमें टर्म है कि संतुलित और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं, संतुलित भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जितनी जिसकी मात्रा होती है आप उचित मात्रा में लेंगे। जैसे कहते हैं एक थाली में जब सुबह भोजन करते हैं तो दाल, रोटी, चावल, सब्जी, नींबू, सलाद, ये सब एक संतुलित आहार है। रात में सोते समय दूध, कैल्शियम का भंडार, तो इस तरीके से संतुलित भोजन होता है। और असंतुलित भोजन इसमें से किसी चीज़ की भी कमी, किसी चीज़ की अधिकता, किसी चीज़ की कमी, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कोई विटामिन सी बहुत दे रहा है लेकिन विटामिन डी नहीं दे रहा है, विटामिन ए बहुत दे रहा है कि नहीं, मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता या कमी, वो होता है असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। ठीक, तो संतुलित असंतुलित की बात की गई है इसमें। अच्छा, प्रोटीन, अगर प्रोटीन की किसी व्यक्ति के अंदर कमी होती है, किसी भी बच्चे के अंदर प्रोटीन कमी होती है, एक रोग होता है क्या बोलते हैं, क्वाशियोकर बोलते हैं क्या, ऐसे कुछ है, क्वाशियोकर, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ये अलग से है थोड़ा सा। तो क्वाशियोकर रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका जो पेट होता है वो बहुत फूल जाता है, ये पोर्शन फूल जाता है, बाकी इसके हाथ पैर कमज़ोर रहते हैं, दुबला होता है, लेकिन जो पेट वाला रंग होता है ये चीज़ निकल आता है। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोकर रोग। ठीक, अच्छा, एक होता है जैसे मैंने बताया कि संतुलित असंतुलित भोजन, जो असंतुलित भोजन करते हैं उनमें मरासमस रोग होता है, मरासमस रोग। ठीक, मरासमस मतलब कि कुल मिला के वो व्यक्ति बहुत पतला दुबला हो जाता है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है, किसी कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है और जल्दी वो थक जाता है। तो इस तरीके से एक मरासमस रोग असंतुलित भोजन के कारण होता है। ठीक, ओके, जो किसी व्यक्ति के अंदर रोग अगर कुछ लंबी अवधि तक चल रहे हैं, मतलब कुछ रोग होते हैं जैसे बुखार हुआ 3 दिन में ख़त्म हो गया, जुकाम है 3-4 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन जो रोग लंबी अवधि तक होते हैं, लंबी अवधि तक चलते हैं, उनको बोलते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग, ये आया था ये शब्द, अभावजन्य रोग क्या होता है, तो लंबी अवधि तक बीमार रहने वाले लोग अभावजन्य रोग की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ओके, अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया था आपको ABCD जो चीज़ें होती हैं ना, एक दिन तो मैंने बताया था आपको पालक, मेथी, पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, केला हो गया, इन सब में विटामिन A भरपूर होता है। ठीक, विटामिन B जो बेरी था, देखिए, हाँ ध्यान आया मुझे, इसमें जो पेशियाँ होती हैं, पेशियाँ वो बहुत ही दुर्बल हो जाती हैं व्यक्ति की ना, विटामिन B, और किसी भी कार्य करने में उसकी ऊर्जा
ऊर्जा उसको कम मिल पाती है विटामिन डी की कमी से, वेरी तो ठीक। अच्छा, ये किसमें पाया जाता है विटामिन बी? विटामिन बी आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक ठीक। इस तरीके से विटामिन सी में आपका जो खट्टे होते हैं पदार्थ, खट्टे जैसे कि संतरा, नींबू, मिर्च आपका विटामिन सी में ही आता है। तीखा भले होता है, खट्टा भले नहीं होता, बट ये मिर्च इसी में आता है, ठीक। ओके, विटामिन डी तो आप समझ रहे हैं। विटामिन डी तो भाई अगर हड्डी के लिए है तो वहाँ आपको दूध, दही, अंडा, इस तरीके से विटामिन डी की पूर्ति करता है, ठीक। ये आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। चैप्टर 2 फिनिश हो गया। अब चैप्टर 3 आता है। अच्छा दोस्तों, ये चूँकि 18 चैप्टर हैं और विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, तो कुछ लंबा वीडियो हो रहा होगा और हो सकता है ये 2 से 3 पार्ट में आए, तो इसको देखना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब पढ़ा इस साइंस को तो मुझे लगा कि जैसे जो हम लोग लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट में तो कुल मिला के लूसेंट का ही वो पार्ट यहाँ आ गया है, ठीक। तो तीसरा चैप्टर जो है वो है तंतु, तंतु से वस्त्र, मतलब कि तंतु से हमको वस्त्र बनाना। तंतु क्या होता है? जब हम किसी धागे का निर्माण करते हैं तो धागे में जो सबसे पतला मिला के जैसे सेल्स होती हैं, बॉडी में सेल्स होती है, कोशिकाओं से ही आपका विभाजन होता है तो एक बॉडी का निर्माण होता है। ऐसे ही तंतु उस धागे की सबसे छोटी इकाई होती है। तो तंतु होता है और तंतु से हम बनाते हैं धागा, और धागा से हम बनाते हैं वस्त्र, कपड़े, ठीक, वस्त्र। तो ये क्रम होता है तंतु, धागा, वस्त्र, ठीक। तो तंतु, धागा, वस्त्र में क्या होता है? देखिए, कुछ होते हैं प्राकृतिक मतलब जो पेड़ पौधों के द्वारा होते हैं, ठीक, पौधों से प्राप्त होते हैं, हमको पौधों द्वारा प्राप्त। उसमें क्या होते हैं? आपका हो गया अरे सूती कपड़ा जो होता है, सूती कपड़ा, आपका ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है। सूती कपड़ा आपका पेड़ों से प्राप्त होता है, जो होता है कपास का एक पौधा होता है, कपास का एक पौधा होता है। ऊन भेड़ से, बकरी से, ऊँट से प्राप्त होते हैं। और क्या था? और आपका है इसमें जूट एक पौधा होता है पटसन का। जूट हमारे पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के कुछ राज्यों में, बिहार के कुछ ज़िलों में जूट पाया जाता है। जूट का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। इस मामले में जूट के उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम दिखता है हमको। तो जूट एक पटसन पौधा होता है जो लोग उगाते हैं, और जो पटसन का पौधा तैयार हो जाता है तो उसकी लकड़ी को वो लोग पानी के नीचे दबा देते हैं और कुछ दिनों बाद उसको निकालते हैं। उसी से उसकी लंबी लंबी हम लोग धागे का निर्माण करते हैं। तो वो जूट आपका पटसन, ठीक, पटसन से प्राप्त होता है। इस तरीके से ये तो हो गए प्राकृतिक, ठीक, प्राकृतिक। और एक होता है कृत्रिम मतलब कि मानव के द्वारा निर्मित जो चीज़ होती है, मानव निर्मित, उसे बोलते हैं आप कृत्रिम में आपका होता है पॉलिएस्टर, नायलॉन के मोजे आते हैं, कपड़े आते हैं, नायलॉन, ये सब कृत्रिम होते हैं जो कि मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। जो कपास होता है, कपास, इसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास एक पौधा है, कपड़ा नहीं है, कपास पौधा है जिसको काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसी में इसका पौधे बढ़ते हैं। और मौसम कैसा चाहिए होता है?
मौसम गर्म होना चाहिए इसके लिए, ठीक। जलवायु कैसी होनी चाहिए, गर्म। देखिए ये चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो अगर पूछ ही लेगा वो कि कपास के उत्पादन के लिए इनमें से क्या मुख्य तत्व होने चाहिए या मुख्य चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि कपास, नीचे अगर ऑप्शन आपकी ये काली मिट्टी में होते हैं या ये दोमट मिट्टी में होते हैं, तो आप इसको बाहर कर सकते हैं कि नहीं ये काली मिट्टी में होते हैं। जलवायु बरसात वाली होनी चाहिए, तो नहीं भाई जलवायु गर्म होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से देखिए आप पॉइंट्स देखते जाइए, समझते रहिए, प्रश्नों की प्रकृति को समझिए। एससीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और विज्ञान, खासकर विज्ञान काफ़ी लेंदी है और मुझे 3 से 4 घंटे इसको लगे पढ़ने में, फिर उसके तथ्यों को बनाने में, निकालने में। तो मुझे लगा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं कितना क्या होता है, ठीक है। और ज़्यादा लंबा होगा तो हम इसको सेक्शन बांट देंगे अलग अलग पार्ट में। और हाँ, इसी में हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो रेशा का धारा होता है, इधर चल रहा है, इधर नहीं चल रहा है, क्या बात है, इधर नहीं चल रहा है। देखिए धागे की जब कताई होती है, कताई मतलब होता है, इस स्पिनिंग बोलते हैं, कताई होती है, उसमें चरखे का यूज होता है, चरखा और हैंडलूम ये होता है हथकरघा, इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक। चरखा, तकली, तकली, ये सब जैसे तकली हो गया, ठीक। बंधाई हो गया, बुनाई हो गया, ये सब धागे की ही प्रक्रिया में इन टर्मों का यूज होता है। जब कताई होती है, स्पिनिंग होती है, तो चरखा में यूज करते हैं। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी जब राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चलेगा तो उसमें चरखा का ही यूज करते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम लोगों का जो झंडा था, तिरंगा झंडा, 3 रंगों का झंडा बाद में बना है, जो पहला झंडा राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे अपनाया गया था वो चरखा ही था। चरखा, चूँकि भारत में जो उद्योग खत्म होते जा रहे थे, तो गांधी जी ने सामने आकर कहा कि हम लोगों को खुद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए, अपने लिए चीज़ों को उत्पन्न करना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए, बाहर की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन जो भी चीज़ थी। तो चरखा। हैंडलूम क्या होता है, हैंडलूम करघा एक मशीन होती है। करघा आपने देखा होगा, जो लोग बुनाई करते हैं ऐसे ऐसे पैर से, और जैसे सिलाई मशीन होती है उस टाइप से करते हैं करघा, कपड़े बुनते रहते हैं उसमें। तो वो हाथ मतलब होता है हाथ, या तो आप हैंड, हाथ से आप कर सकते हैं, और कुछ जगह मतलब अधिकतर जगह मशीनों के द्वारा होता है, ठीक। तो मशीनों के द्वारा धागे का निर्माण, कपड़ों का निर्माण होता है, वो हैंडलूम सेक्टर होता है, ठीक। ओके, तो अगला चैप्टर आपका 4th है, ठीक। 4th चैप्टर है, वो है आपका, चैप्टर का नाम है कि जिन पदार्थों में चैप्टर का नाम धातु संबंधित है, धातु से। तो धातु क्या होते हैं, धातु क्या होता है, धातु को हम कैसे पहचान सकते हैं। धातु देखिए, कोई भी हम अगर देखते हैं कोई पदार्थ अगर वो चमक रहा है, उसमें चमक है, तो हम कह सकते हैं वो धातु प्रायः हो सकती है, ठीक। जैसे लोहा है, तांबा है, ठीक, लोहा तांबा है। एल्युमिनियम है, तो ये एल्युमिनियम ही आपका है, नीचे जो बगल में है, तो वो चमकती हैं, वो धातु कहलाती हैं, ठीक। एक टर्म होता है
यार फिर नहीं चल रहा है ये। बोलिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली में कुछ इसमें दिक्कत है मार्कर में। तो अभी शुरुआत है मेरी, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैं इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट मुझे लगता है बनाना सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो दिक्कत हो रहा है। अभी अपलोडिंग भी करना होता है, चीज़ें अभी बहुत समझ से परे हैं मेरे, तो धीमे धीमे करेंगे। और लेकिन ख़त्म आज ही करेंगे, क्योंकि साइंस आज ही ख़त्म करना है। मैंने बताया कि 10 दिन के अंदर हम लोगों को एससीईआरटी ख़त्म करनी है, मतलब ख़त्म करनी है, चाहे जैसे हो। अगर बोर्ड के माध्यम से नहीं होता है तो पीपीटी के माध्यम से लेके आऊँगा, उसमें समझाऊँगा, किताब से पॉइंट आउट कर दूँगा, उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अधिकतर चीज़ें बोर्ड पर ही हों। हाँ, जो बोर्ड पे चीज़ें लिखाई जाती हैं आप उनको राइट डाउन करते जाइए, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। आप फिर से 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, आधे घंटे का वीडियो देखेंगे, टाइम खराब करेंगे। इससे अच्छा आप नोट कर लीजिए, जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ आके आप चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।